नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली एलडीसी भर्ती 2023 के बारे में। साथियों, बहुत जल्द ही एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है। इसी के मद्देनज़र हमने हमारे चैनल पर एलडीसी का फ्री बैच निःशुल्क बैच शुरू किया है, ताकि आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकें। हमने पाठ्यक्रम के अनुसार दैनिक विज्ञान शुरू की थी और उसके अंतर्गत हमने भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रियाएं, और आज हमारी क्लास है थर्ड, यानी हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमारी 2 क्लास आ चुकी है। यदि आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिए। आज की हम क्लास में हम दैनिक विज्ञान के धातु और अधातु के बारे में बात करेंगे। हमने ये नोट्स कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक से तैयार किए हैं। तो शुरू करते हैं साथियों आज हम अपनी क्लास, और देखते हैं कि किस किस प्रकार से धातु और अधातु के सवाल पूछे जाएंगे और किस प्रकार से ये होते हैं। तो यहाँ अपना टाइटल दिया हुआ है कि दैनिक विज्ञान शुरू करने वाले क्या टॉपिक है, धातु अधातु, और क्लास हमारी है थर्ड। ठीक है, बिल्कुल फ्री बैच है साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपने नए नए वीडियो मिलते रहें, ताकि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तो चलते अपनी क्लास। तो सबसे पहले तत्व क्या होते हैं, किस प्रकार से हैं, सबकी व्याख्या दी हुई, आराम से पढ़ेंगे हम। देखिए, तत्व तत्व का जो नाम था वह रॉबर्ट बॉयल द्वारा सन 1961 में दिया गया था। ठीक है, एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट बॉयल ने तत्व नाम दिया था। तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किसने किया था, एंटोनी लॉरेंट ने। ठीक है ना। इनका जो जन्म हुआ था वो 1743 में हुआ था। ठीक है, अब तत्व की परिभाषा क्या दी गई, देखिए तत्व की यहाँ परिभाषा दी गई है कि पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वह तत्व कहलाता है। यानी किसी भी पदार्थ का वह छोटा सा यानी मूल रूप जिसे कोई भी अभिक्रिया के द्वारा हम अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तत्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए 3 प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु। हमें इसी के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर नोट दिया गया, देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ या द्रव्य जिसे तोड़ा ना जा सके तत्व कहलाता है। यानी यह तत्व की परिभाषा दी गई है कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना, यानी उसके अंदर परमाणु क्या होगा, समान, एक ही प्रकार के परमाणु होगा जो मिलकर बने द्रव्य मतलब शुद्ध पदार्थ जिसे तोड़ा ना जा सके तत्व कहलाता है। ठीक है, ये थी तत्व की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे धातु। धातु के गुण क्या होते हैं, कौन सी धातु नरम है, कठोर है, विद्युत की चालक है, कुचालक है, सबके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले धातु, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पोटेशियम, पारा, एल्यूमिनियम, ये सभी धातुएं हैं। धातु समकिली, ताप व विद्युत की सुचालक, तन्य, आघातवर्तीय होती हैं। ये सब धातु की क्या साथियों, गुण है कि जितनी भी धातु होती है 90% वह समकिली होगी, ताप और विद्युत की क्या होगी, सुचालक व तन्य होती हैं, और आघातवर्णीय। सबसे ज़्यादा तन्य धातु है वह है साथियों सोना। क्या है, सोना। यानी 1 ग्राम सोने से कम 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिध्वनिपूर्ण गुण भी इनमें पाया जाता है। प्रतिध्वनि यानी किसी धातु पर चोट करने पर उसकी प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। आगे चलते हैं। धातु ठोस होती हैं, परंतु पारा, तलक, कमरे के ताप पर अवस्था में रहने वाली धातु है। यानी सामान्य जितनी भी धातु है वह
ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एकमात्र धातु है वो है पारा। साथ ही याद रखना मोस्ट है कि पारा जो धातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाएगी, कब? कमरे के ताप पर। इसके अलावा लिथियम, पोटेशियम, सोडियम इतनी मुलायम धातु हैं जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। यानी बहुत नरम धातु होती है कि इन्हें हम आसानी से घर पे चाकू से काट सकते हैं। 3 धातु हैं, ज़्यादातर बुकों में केवल पोटेशियम और सोडियम के बारे में दिया गया है, लेकिन कक्षा 10वीं में लिथियम के बारे में भी बताया गया है। तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ये तीनों मुलायम धातु होती हैं। इसके अलावा पोटेशियम व सोडियम अति क्रियाशील धातु हैं, अतः इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये वायु से क्रिया कर आग ना पकड़े। साथ ही बहुत बार सवाल में आया हुआ है कि कौन सी धातु को केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, वो है पोटेशियम और सोडियम, क्योंकि ये क्रियाशील क्या होती है, अधिक बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और इनको खुला छोड़ने पर, वायु में रखने पर वायु से अभिक्रिया करके एक आग पकड़ सकती हैं। इसलिए इनको सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, आगे इसके अलावा अति क्रियाशील अधातु जो वायु में आग पकड़ लेती है वह है फास्फोरस। कौन सी है? धातु की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम, लेकिन अधातु की बात करें वह है फास्फोरस, जो अति क्रियाशील होती हैं और जो वायु में आग पकड़ लेती है, लेकिन इसे जल में डालकर रखा जाता है। साथ ही ये भी मोस्ट है कि फास्फोरस ऐसी अधातु है जो वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इसे जल में डुबोकर जल में डालकर रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब धातु पर धातु की क्रिया जो ऑक्सीजन जो होती है क्या होती है, हमने ये भी पढ़ा है। जब धातु अम्लों से क्रिया करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस देती है, इसलिए खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में रखा नहीं जाता। अब धातु प्लस ऑक्सीजन, जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं FeO, CuO, MgO, Na2O, K2O, Fe2O3। ठीक है, साथ ही ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 तथा जिंक ऑक्साइड ZnO उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, यानी ये क्षारीय भी होते हैं और अम्लीय। क्षारीय प्लस अम्लीय दोनों ऑक्साइड होते हैं। सारी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, कि उभयधर्मी ऑक्साइड दो ही हैं पूरे में, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का उपयोग भी क्या क्या है, जिंक ऑक्साइड का उपयोग कहाँ पर होता है, तो औषधि व मरहम रूप में उपयोगी होती हैं। आगे अब धातु की क्रियाशीलता के आधार पर इनको एक क्रम में बांटा गया है, जिसकी सारणी ये कक्षा 10वीं में दी गई है। तो देखिए, अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन में विस्थापित कर देती हैं, यानी अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपनी जगह से हटा देती हैं, इसको विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे दिया हुआ CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Zn, जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन Zn को मिलाया जाएगा तो Zn की क्रियाशीलता क्या है साथियों, अधिक। देखो यहाँ पे दिया वो जिंक, यहाँ पर Zn ऊपर है, क्रियाशीलता अधिक है, और Cu की क्रियाशीलता क्या है, कम। तो ये इसको यहाँ से हटा देगा, तो ये इसको हटा देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ZnSO4 प्लस क्या बनेगा Cu। ठीक है, हाँ, तो ये इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा क्रियाशील तो होता है वो होता है पोटेशियम। अभी हमने बात की पोटेशियम और सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे यह क्रियाशीलता घटती जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा FeSO4 प्लस Cu, देखो FeSO4 प्लस Cu कोई अभिक्रिया नहीं हो, क्यों? क्योंकि Fe की क्रियाशीलता अधिक है और Cu की कम है, इसलिए Cu इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। देखो क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ क्योंकि Fe Cu से अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, आगे चलते हैं। गैलियम, साथ ही बहुत मोस्ट बात देखना इंपॉर्टेंट कर सकते हो आप इसको, कि गैलियम तथा सीजियम धातु को हथेली पे रखने से ही ये धातु पिघलने लगती है। कमरे के ताप से अधिक ताप पर 300 केल्विन
303 केल्विन से कुछ अधिक ताप पर। यानी गैलियम और सीजियम ऐसी एकमात्र धातु है दोनों जिनको हम जैसे ही हाथ की हथेली में रखेंगे यह पिघल जाएगी। ठीक है, तो साथियों ये हमने बात की है धातु की। अब हम बात करते हैं अधातु की कि अधातु के क्या क्या गुण हैं, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। तो देखिए अधातु ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाई जाती हैं। यानी ठोस अवस्था में, द्रव और गैस तीनों अवस्था में अधातु पाई जाती हैं। सामान्यतः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि ये सभी अधातु हैं। आयोडीन जो अधातु है वह चमकीली अधातु है। साथियों याद रखिएगा, चमकीली अधातु है वो है आयोडीन। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन एक अपवाद है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इनमें प्रतिध्वनि, तन्य, आघातवर्तीय नहीं पाए जाते। मोस्ट बात यहाँ है साथियों, देखिए ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु हैं। हमने अभी पढ़ा था पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, लेकिन ब्रोमीन कमरे के ताप पर पाई जाने वाली कौन सी है साथियों, अधातु। कौन सी है, अधातु है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कार्बन का कठोर रूप हीरा होता है। सबसे जो कठोर रूप होता है वह हीरा है। सबसे कठोर तत्व भी हीरा है। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। SO2 और CO2 को एग्जाम्पल दिए गए हैं। नोट देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। यानी ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला है उसका उपयोग वेल्डिंग में करते हैं। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से विक्रिया कर फॉर्जिन COCl2 नामक विषैली गैस बनाती हैं। ठीक है, ये थी हमारी अधातु। अब हम पढ़ते कुछ उपधातु के बारे में कि उपधातु क्या होती है। तो धातु व उपधातु के बीच के गुणों को दर्शाने वाले तत्व उपधातु कहलाते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनके अंदर कुछ गुण धातु के और कुछ गुण उपधातु के मिल जाते हैं वह कहलाएगी उपधातु, जैसे ब्रोमीन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, आगे देखते हैं कि नोट दिया हुआ है 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस अवस्था में होते हैं। कुल 11 तत्व होते हैं वो कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए कौन कौन सी, ये पूरे नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। एक मिनट, हाँ ये पूरे से तत्व हैं, 11 तत्व सबके बारे में दिया गया है। फ्लोरीन की विद्युत ऑक्सीजन से अधिक होती है, अतः फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन स्वयं ऑक्सीकृत होकर OF2 बनाती हैं। यानी ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी होती है, फ्लोरीन की। ठीक है, कुल ज्ञात तत्व हैं वो 118 है। हमने NCERT कक्षा 9 और 10 की दोनों बुकें देखी हैं। तो कक्षा 9 का NCERT में जो 92 तत्व है वो प्राकृतिक ज्ञात है बताया गया है, जबकि कक्षा 10वीं के अंतर्गत 98 तत्व प्राकृतिक रूप से ज्ञात है ये बताया गया है। 26 तत्व प्राकृतिक कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। आगे चलते हैं। धातु विद्युत धनात्मक तत्व हैं क्योंकि यह अधातु को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तन हो जाते हैं, अतः अधातु विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यानी जो धातु होगी वह धनात्मक होगी और अधातु होगी वह ऋणात्मक होगी। ठीक है, यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया गया है 281। ठीक है ना, ये दिया गया यानी Na+ ये धातु होगी और Cl में अपनी क्या होगी, अधातु। धनायन होगी वह धातु में आएगी हमने देखा, और अधातु होगी वह क्या आएगी, ऋणायन में आएगी। तो साथियों ये हमने पढ़ा है आज धातु, अधातु और उपधातु। कुछ एग्जाम्पल भी देखें, कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, ठोस होती है, क्रियाशील होती है, सबके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे हम अगली क्लास में, और हमारी चौथी क्लास होगी यानी क्लास नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यदि आपने हमारी 2 क्लास नहीं देखी तो अभी जाइए हमारे चैनल पर और अपनी 2 क्लास देखिए।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।